नमस्कार मित्रों, मेरे लिए आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जिस उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में सरदार @150 यूनिटी मार्च के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिला है। और ये अवसर मिला कि यहाँ के जो पत्रकार बंधु हैं उनके साथ भी बातचीत करने का मौका मिला। भारत के एकीकरण के शिल्पकार सरदार साहब की देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो एक रूपरेखा बनाई, उस रूपरेखा के अंतर्गत जिस तरीके से सरदार साहब को पूरी तरह भुला दिया गया था और उनके 150 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में यूनिटी मार्च की जो कल्पना की है और उस कल्पना में 4 यात्राएं पूरे देश भर से आज अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। एक यात्रा 22 तारीख को निकलेगी, दूसरी यात्रा 24 तारीख को, तीसरी यात्रा 26 तारीख को और अंतिम यात्रा 28 तारीख को पूरे देश भर से गंगा प्रभा, यमुना प्रभा, नर्मदा प्रभा, इस तरीके से उनके नाम दिए गए हैं। और ये यात्राएं अलग अलग देश भर के युवा प्रतिनिधि इस यात्रा में सम्मिलित होंगे, आनंद जाएंगे और आनंद से जाकर के केवड़िया में जो यात्रा है उस यात्रा को 15 किलोमीटर प्रतिदिन चल के सब लोग वहां पहुंच करके देश को लौटेंगे। सरदार साहब की स्वतंत्रता के आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, बारडोली का आंदोलन हो, और इसीलिए उस आंदोलन से उनका नाम सरदार पटेल ही पड़ा। साथ ही जो राजनीतिक और प्रशासनिक योगदान सरदार साहब का देश के लिए है, उस राजनीतिक योगदान में, प्रशासनिक योगदान में आईएएस और आईपीएस की व्यवस्था को पूरे देश में उनका कहना था कि केवल आजाद होना ये तो एक काम है ही, जरूरी है, लेकिन आजादी के बाद जो हमारी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है, कैसे हम सब लोगों को अच्छी सेवा दे पाएंगे, किस तरह से हम देश के युवाओं को, देश की महिलाओं को, जिनके तमाम तरह की अपेक्षाएं सरकार से हैं, उनको पूरा करवाएंगे। तो एक प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है और वो प्रशासनिक व्यवस्था उन्होंने पूरे देश को दी। इसलिए सरदार साहब को और खास करके हमारी 562 रियासतों को जो एक करने का काम उन्होंने किया, विशेष करके मैं 3 का नाम ले रहा हूं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। उसके इतिहास में, पृष्ठभूमि में जाने की आवश्यकता नहीं, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं किस तरीके से उन्होंने देश को एकीकृत किया। और वास्तव में जम्मू कश्मीर, खास करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी ने जिस तरीके से आर्टिकल 370, 35A इसको समाप्त करके पूरे भारत के अंदर जो एक पूर्णता आनी थी, वो पूर्णता भी आई और आज जम्मू कश्मीर देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चल रहा है। सरदार पटेल 150वीं जयंती समारोह उत्तर प्रदेश में बहुत ही शानदार तरीके से उसका आयोजन किया जा रहा है और इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आदित्यनाथ जी ने 12 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था और जिला स्तर पर भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश में भी हुई थी और देश भर में भी हुई थी। 17 अक्टूबर को इस यात्रा का प्रारंभ अभियान, देश की एक बड़ी कार्यशाला कि किस तरीके से यात्रा होगी, क्योंकि यात्रा ये केंद्र सरकार के खेल और युवा मंत्रालय उसकी तरफ से है। इसमें समाज के सभी लोग, युवा, महिलाएं, यूनिवर्सिटी, इस तरह के सभी लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी की है और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भागीदारी की है। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोग इस कार्यशाला में सम्मिलित हुए थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 10 नवंबर को विधानसभाओं की पदयात्राओं का शुभारंभ भी उत्तर प्रदेश में हुआ था।
माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने जनपद में स्वयं की विधानसभा में भी ऐतिहासिक ये पदयात्रा की थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की यात्रा अयोध्या जनपद के गोसाईगंज विधानसभा में हुई, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की लखनऊ में, और लखनऊ की बीकेटी विधानसभा ब्रजेश पाठक जी की कानपुर जनपद की कैंट विधानसभा में ये यात्रा हुई। मित्रों, इस यात्रा में तमाम तरह के आयाम भी थे और यात्रा का मुख्य उद्देश्य था किस तरीके से हम जन सामान्य के साथ जुड़ करके समाज के सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी इस यात्रा को बनाएं। सरदार साहब का जो इतिहास है, सरदार साहब का जो योगदान है, सरदार साहब ने जिस तरीके से अपना योगदान देश में दिया, उसको करने के लिए हम किस तरह से समाज में अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से इस यात्रा में जुड़े। ये केवल एक यात्रा नहीं थी, यात्रा में एक बड़े बड़े आयाम हमने अपने पर्यावरण को सुधारने के लिए बहुत सारी जगह, जैसे मैं कल मध्य प्रदेश में था तो वहां पर हरदा में सरदार उपवन बनाया गया और वहां पर तमाम युवाओं ने, महिलाओं ने उस उपवन को बनाया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वृक्षारोपण हुए कई जगह पर, कहीं पर युवाओं के साथ संवाद हुआ, बहुत सारी जगह पर यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ संवाद हुआ। प्रदेश भर में तमाम तरह की प्रतियोगिताएं इस यात्रा को लेकर के हुई। उस प्रतियोगिताओं में निबंध प्रतियोगिता भी थी, भाषण प्रतियोगिता भी थी, क्विज कंपटीशन भी था और बहुत लाखों युवाओं ने प्रदेश भर में इसमें भाग लिया है। सबसे बड़ी बात जो और थी कि हम अपने जो इस देश के आजादी के समय में जिनका योगदान इस देश में रहा है, और खास करके मैं अपने लिए आज अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आज संजय राय जी ने और इनकी टीम ने जिस यात्रा में मुझे आज लेकर के गए, जहां पर काकोरी मंदिर है, और काकोरी मंदिर में जाकर के मैं आपको शायद अपनी भावनाओं को और भावों को व्यक्त नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो पहली बार गया था। और जब उन 5 शहीदों को मैंने नमन किया और वो जो रेल की पटरी मैंने वहां पर देखी, तो मेरे सामने वो 100 साल पुरानी घटना एकदम जिसका जीवंत उदाहरण सामने आ गया। किस प्रकार से हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, उनके नेतृत्व में किस तरीके से उन्होंने, उन क्रांतिकारियों ने उस समय के आजादी के आंदोलन को एक नई गति प्रदान की थी। और वहां पर जाकर के आज वहां उस यात्रा में पहुंचकर हम सब लोग साथ थे, पूर्व वहां हमारे कैबिनेट मंत्री वो भी वहां थे, वहां के विधायक साथ थे। तो कुल मिलाकर के अपने भावों को मैं रोक नहीं पाया और मैंने लिखा कि मुझे लगता है कि देश के युवाओं को इस देश के जो काकोरी मंदिर है इसमें जरूर प्रेरणा स्वरूप आना चाहिए। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मेरठ में शहीद मंगल पांडे, उनके स्थल पर भी उत्तर प्रदेश के जब वहां की यात्रा हुई तो उन्होंने वहां पर उनको नमन किया, उनको श्रद्धांजलि की और युवाओं को उनके संदर्भ में बताया कि वास्तव में देश की आजादी के आंदोलन के बीज कहां पर पड़े थे। उसके साथ ही झांसी में वीरांगना लक्ष्मीबाई, उनका योगदान हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए और किस प्रकार से महिलाओं की भूमिका हमारे आजादी के आंदोलन में रही है, वो भी उत्तर प्रदेश की इन यात्राओं में इसको सम्मिलित किया। साथ ही लखनऊ का काकोरी तो मैंने किया और प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली पर भी, वहां जाकर भी इस यात्रा में शहीद स्थल पर उनके आजाद पार्क में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसी के साथ आने वाले समय में गोरखपुर में जो चौरा चौरी का एक प्रकरण हुआ था, उस प्रकरण में बलिया की सदर विधानसभा में पद यात्रा में शहीद चित्तू पांडे को भी श्रद्धांजलि दी जाएगी। मित्रों, कहने का पर्पस है कि इस यात्रा के बहुआयामी विस्तार से और सबको सर्वस्पर्श करने के कारण से हम कह सकते हैं कि समाज में एक नए भारत का जो एक सपना, एक नए भारत का जो विजन है, उस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमको कहा है कि हम किस तरीके से नए भारत की हम पूरी तरह से बुनियाद रखें, हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अपने शहीदों के योगदान को हम याद में रखें और साथ में आज हम आजादी के अमृत काल में हैं
और आजादी के अमृत काल में 2047 में जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो निश्चित रूप से जो विकसित भारत का सपना है, वो विकसित भारत के सपने की प्रेरणा, उस आत्मनिर्भर भारत के सपने की प्रेरणा और उस आत्मनिर्भर भारत को कार्यरूप देने की प्रेरणा हमको अपने सरदार साहब जैसे जो देश के लिए जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है उनको याद करने से ही आता है। हमारे 31 अक्टूबर को हमारे इस पूरे जो पूरे देश भर में हम यूनिटी रन भी मनाते हैं, रन फॉर यूनिटी का जो हम कार्यक्रम करते हैं उसमें भी विशेष प्रकार की भूमिका उत्तर प्रदेश की रही है। और उत्तर प्रदेश की जब मैंने जानकारी ली है तो उत्तर प्रदेश की जानकारी में प्रशासनिक जिले 75 आते हैं, संगठनात्मक जिले 98 हैं और इसमें संपन्न कार्यक्रम 99 रन फॉर यूनिटी के हुए, पार्टी के बैनर से हुए ये। लेकिन ये जो कार्यक्रम है इसके अलावा यूनिटी कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों की दौड़ बहुत सारी जगह हुई है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूलों में चित्र लगाकर लाखों बच्चों ने अपने यूनिटी फॉर रन के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और यूनिटी मार्च जो पदयात्रा है ये हमारे इन सभी जिलों में कुल 403 विधानसभाएं, इसमें लगभग 314 कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं यूनिटी मार्च के। और अभी जो 89 शेष हैं उसमें आज का आंकड़ा भी आ जाएगा और ये आंकड़ा 25 तारीख तक सभी 403 विधानसभाओं में यूनिटी मार्च के पदयात्रा के कार्यक्रम होंगे। और अंत में जो हमारे यहाँ के युवा हैं वो युवा खास करके 2 यात्राओं में सम्मिलित होने वाले हैं। एक यात्रा है गंगा प्रभा और एक यात्रा है यमुना प्रभा। यमुना प्रभा यात्रा जयपुर से प्रारंभ होगी जिसमें यहाँ के 118 युवा भाग लेंगे जो 27 तारीख को आनंद पहुंच करके और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर के इस यात्रा का संपन्न करके आएंगे। और 22 तारीख को 93 प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे जो दिल्ली से 5-6 राज्यों के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के इस यूनिटी मार्च की पदयात्रा में भाग लेंगे। और 6 दिसंबर को ये चारों यात्राएं मिलकर के 3-3 दिन पहले समाप्त होती जाएंगी और देश के हमारे एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के कार्यक्रम का समापन होगा। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की टीम को, विशेष करके संजय राय जी जो महामंत्री हैं उनके नेतृत्व में लगातार अनेकों बैठकें इन्होंने की हैं, छोटी बैठकें, बड़ी बैठकें, वर्चुअल बैठकें, विधानसभा स्तर पर बैठकें, कार्यशालाएं, एक लंबी विस्तृत योजना। और केवल योजना ही नहीं बनाई, पूरी तरीके से हमारे संगठन मंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसकी मॉनिटरिंग भी की है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की यात्राएं मैं कह सकता हूं, बाकी राज्यों में मैं गया हूं, शायद देश की सभी यात्राओं में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला अगर कोई प्रदेश होगा वो उत्तर प्रदेश ही होगा। तो इसके लिए भी मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि संजय राय जी के साथ इनकी टीम में पदम सिंह चौधरी जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, देवेश कोरी जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, शंकरलाल लोधी जी, शिवभूषण जी, वरुण गोयल जी, शिवभूषण जी, दिनेश तिवारी जी, ये सब पूरी की पूरी टीम और इनके साथ अनेकों कार्यकर्ता इस टीम में लगे हैं। मुझे आपसे मिलने का ये अवसर मिला। हर बूथ पे इस मुझे अवसर मिला और निश्चित रूप से सरदार साहब को जो हम सब लोग एक जिस विजन के साथ देश को आगे बढ़ाने का जो एक बीड़ा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है और देश के जो पुराने हमारे देश को आजादी में शरीक होने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले ऐसे अनेकों महापुरुष जिनको पहले याद नहीं किया जाता था, आज उनको याद किया जा रहा है। मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल है कि पड़ोस के राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव होगा, कल वहां मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण ले लेंगे, 20 तारीख है। विपक्ष इस पे सवाल लगा रहा है कि SIR के माध्यम से भारी वोट चोरी हुई है। कांग्रेस, यहाँ सपा और
आरजेडी, सभी आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता ने अपने इतने बड़े मत देकर के पूरा अपना निर्णय, बिहार की जनता ने पूरे देश के विपक्षी दलों को जो सो कॉल्ड वोट चोरी की बात करते थे, एसआईआर पर प्रश्न उठाते थे, उन्होंने दे दिया है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अरे साहब, कांग्रेस का जहां तक सवाल है, आप याद करिए कि जब देश आजाद हुआ था और सरकार बननी थी, तो उस समय गांधी जी के बाद नंबर 2 अगर देश में कोई नेता थे तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसमें सभी लोग उनको मानते थे और उस समय भी एक गुप्त मतदान किया गया था 15 प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में, ये इतिहास में है। तो सबसे ज्यादा मत, 14 मत अगर किसी को मिले थे कि प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, तो वो मत मिले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और 1 मत मिला था नेहरू जी को। लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना, मतदान किसके पक्ष में हुआ? और उस समय कांग्रेस के जो लोग थे, तो कांग्रेस का तो केवल वोट चोरी का ही नहीं, नेतृत्व चोरी का भी इतिहास रहा है। और अगर सरदार पटेल होते तो ना तो देश में आतंकवाद होता, देश आज तेजी से आगे बढ़ रहा होता। जिस तरह से कश्मीर की समस्या खड़ी रही, बाद में आकर के ठीक हुई, तो देश एक विकसित भारत, कब का भारत बन गया होता अगर सरदार पटेल होते। तो कांग्रेस को इस तरह के सवाल उठाना अच्छा नहीं लगता, तो पूरा उनका इतिहास इस तरीके का भरा हुआ रहा है।